हमारी संस्कृति में तो अतिथि देवो भव कहा जाता है और जो तमाम मेहमान आ रहे हैं वो हमारे लिए भगवान के बराबर है, देवताओं के बराबर है, इसलिए उनका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। सही कह रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार मैं शांति प्रसाद भट्ट जी को भी जोड़ लूँ। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से बने हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी, हम दिल्ली में ये समस्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ये समस्या हरियाणा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पंजाब में यानी कि मैदानी इलाकों में हम कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ों में भी ऐसी परिस्थिति होगी ये कभी सोचा न था। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? बहुत सही सवाल किया है कीर्ति जी आपने। मैं आपको एक बात बता दूं कि उत्तराखंड में 75% वन है और वनीय क्षेत्र में दुर्भाग्य की बात है कि इन सत्ताधीशों ने इन 24 वर्षों में 20 से 25% वन को जो है काटकर उत्तराखंड का पर्यावरण बिगाड़ा है। देहरादून जो घाटी में बसा हुआ है, यहाँ कंक्रीट के जंगल बन गए। परिणाम आपके सामने है कि आज देहरादून के अंदर 43 डिग्री टेम्परेचर है। राजस्थान की तरह यहाँ पर हीट स्ट्रोक के मामले आने लगे हैं। कहने का मतलब है कि यदि इसी तरीके से 2-4 दिन और गर्मी बढ़ी, बारिश नहीं हुई, तो उत्तराखंड का जनमानस जो है गर्मी के संकट में आकर कई तरह की बीमारियों का शिकार होगा। अब बात यह है, ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, उत्तराखंड में सुरंग बनने से पहाड़ों के पानी के स्रोत खत्म हो गए और जो स्थानीय व्यापारी थे, जो सड़क किनारे व्यापार करते थे, उनकी सारी दुकानें उजाड़ दी हैं। यात्रा में आने वाले लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, चाय नहीं मिल पा रही है, जिस कारण यात्री बीमार हो रहे हैं और यात्रा को बीच में छोड़कर जा रहे हैं। बिजली का संकट इतना हो गया, बताइए, आपने जो है पशु लोग बैराज में सफाई के लिए 10 से 15 दिन के लिए टरबाइन रोक दी। अरे भाई, जो काम जनवरी में कर देना चाहिए था, आपने ठीक यात्रा में उसकी सफाई अभियान चलाकर जो है बिजली संकट पैदा कर दिया। अब इस बिजली संकट से क्या हुआ? तमाम होटलों के जो व्यवसायी थे वो प्रभावित हुए, वर्कशॉप वाले प्रभावित हुए। आज देहरादून के से लेकर पूरे उत्तराखंड में व्यावसायिक आदमी बिजली के कारण परेशान है, उनका व्यापार जो है प्रभावित हो रहा है। लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि यह सरकार आखिर गलत काम गलत समय पर क्यों करती है। यह समय सरकार को पहले नहीं कर देना चाहिए था। मगर दुख की बात यह है कि उत्तराखंड की सरकार को चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री जी बाहरी प्रदेशों में तो घूम रहे हैं, मगर उत्तराखंड की समस्याओं पर इनका ध्यान नहीं है। यही कारण है कि पहाड़ों के जल स्रोत सूखने के कारण पहाड़ का मूल निवासी पानी के लिए तरस रहा है। बिजली संकट के कारण यात्रा में आने वाले यात्रियों से लेकर आम व्यवसायी परेशान है। ठीक है। और जब हम सरकार से इस विषय पे बात करते हैं तो सरकार का रटा रटाया जवाब है कि हम इसको देखेंगे, हम इसको करेंगे और बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। ठीक, मैं लौट रही हूँ। सरकार नाम की चीज उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात पहुंच गई है नवीन पिरशाली जी तक। नवीन पिरशाली जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या ये सरकार राम भरोसे चल रही है? जंगलों में आग लगी तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बारिश हो जाए तो थोड़ा आराम मिलेगा। अगर पानी कम हो रहा है, पानी का जलस्तर घट रहा है, तो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिश आ जाए, तापमान गिरेगा और उसके बाद जलस्तर में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, तो फिर पानी की किल्लत भी दूर होगी। तो क्या मौजूदा सरकार राम भरोसे चल रही है? जैसा कि विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी तो चुनाव प्रचार में बिजी हैं, संवेदनशील नहीं है इस मुद्दे पर। देखिए कीर्ति जी, जिस प्रकार से, जिस संकल्पित भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं इस उत्तराखंड के लिए, मैं समझता हूं किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक इतना जोर देकर इन व्यवस्थाओं को सुधारने पर काम नहीं किया है। किसी भी व्यवस्था पर आप ले लीजिए और जो तुरंत संज्ञान वो लेते हैं, उनका संज्ञान लेने का तरीका और काम करने का तरीका, मैं समझता हूं कि युवा मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा है और इस प्रदेश के हित के लिए सोचते हैं। अब जहां तक बात है काम करने की, तो एक मुख्यमंत्री कई काम को करते हैं, प्रशासन होता है और भी लाहौल लश्कर लगा रहता है, तो पूरा तंत्र उसमें लगा रहता है। और आप देखते हैं कि बार बार मुख्यमंत्री जी जिस सर, अगर तंत्र में फेल्योर होगा, अगर प्रशासन में फेल्योर होगा, तो फिर जवाबदेही तो मुखिया की होगी, फिर उंगली तो सीधा मुखिया पर उठेगी, कोई प्रशासन को नहीं पूछता। सर नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ, जवाबदेही सरकार की है और सरकार के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं और मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने देखा होगा समय समय पर
हर बात कर संज्ञान लेते हैं और पहले से ही तैयारी करते हैं। चाहे चारधाम यात्रा की थी तो कई बार मीटिंग बैठी और उसके बाद चारधाम यात्रा बहुत सफल हो रही है, ठीक है, विपक्ष को नहीं लग रहा, लेकिन जिस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, संसाधन सीमित है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, सारा प्रशासन अच्छा, काम कर रहा है। एक महत्वपूर्ण बात, ठीक है सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो कि मुझे शांति प्रसाद भट्ट जी की बहुत अच्छी लगी वो ये कि लखपत बुटोला जी ने तो सिर्फ और सिर्फ सरकार को कोसा कि सरकार की कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन शांति प्रसाद भट्ट जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी तो फिर आगे आने वाली तस्वीर यही होगी। हम कब तक समाधान पर ढूंढते रहेंगे, हम कब तक समस्याओं को हल करने में लगे रहेंगे, अगर हमें इसका मूल कारण ही नहीं पता चल पा रहा कि समस्या बार बार खड़ी क्यों हो रही है, तब तक तो ये चर्चाएं भी ऐसे ही चलती रहेंगी। क्यों आखिरकार हम अपने जल स्रोतों को बचा नहीं रहे हैं, क्यों जंगल के एरिया को काटा जा रहा है, क्यों सुरंगें बनाई जा रही हैं, फिर विकास की बात आ जाती है, फिर विपक्ष भी विकास को लेकर के सवाल खड़ा करता है। तो ये एक जो बड़ी समस्या है, इसको लेकर के आपको तमाम वैज्ञानिकों विद्वानों से चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल कीर्ति जी, आप सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जंगल का विस्तार कम हो रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, विकास में भी कुछ चीजें आड़े आ रही हैं, तो इसको देखते हुए निश्चित तौर पर उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए चिंताजनक स्थिति है और शांति प्रसाद भट्ट जी ने बिल्कुल जायज अपना वक्तव्य रखा है, मैं भी उससे आंशिक तौर पर सहमत हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फिर भी सरकार उस चीज को ठीक